बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हमारे पास। पहली खबर, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला और पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। फैसला आइन और कानून के मुताबिक क्या सज़ाएं हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर आज हमने इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, जो उन्होंने ऐलानात किए, इसका पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा क्या तब्दील होगा, और इलेक्शन कमीशन के बाहर जो पुरअमन एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर, एक नाखुशगवार वाक़या, और जो खबरें आ रही हैं इसके हवाले से भी अपने सुनने वालों को जो है हम अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, ममनुआ फंडिंग केस, इसकी एक टाइमलाइन मौजूद है मेरे पास। मैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा, लेकिन ये फैसला ऑब्वियसली हाई अलर्ट किया गया है कैपिटल को। और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फंडिंग के केसेस हैं, ममनुआ फंडिंग के, इनका इकट्ठे फैसला किया जाए। लेकिन राय साहब ऐसा नहीं हुआ, और हमने ये देखा कि फैसला एकदम से आया। 30 दिन के अंदर की बात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपको याद होगा, फिर तहरीक इंसाफ को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ किया गया है टारगेट करके ये फैसला देने के हवाले से, और इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ हुई, वफूद भी मिलते रहे सियासी जमातों के, और जिन्होंने फ़ैसला देना था वो खुद मिल रहे थे, यकीन दहानी करा रहे थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला जल्द दे देंगे। अच्छा, अब ये सवालात जो सियासी सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसकी एक टाइम लाइन है। राय साहब, ये 2014 में ये केस शुरू होता है, और जो बानी रुकन थे अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में ये केस दायर किया। 7 साल 7 माह पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की 119 समातें हुई हैं, और 30 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर द ऑब्वियस रीज़न इसमें डेट मांगी। 6 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेज़ात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हदायत की। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई ने 9 वकील चेंज किए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई। स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा, जिसमें 24 बार पीटीआई की तरफ से ऑब्वियसली इल्तवा मांगा जाता है, क्योंकि विक्टिमाइज किया जा रहा था। यानी आपने पूरे के पूरा जो फोकस था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लगाया, लेकिन जो एजेंडा है वो कुछ और था। अच्छा, अब इसमें पीटीआई की तरफ से 4 दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई थी कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। स्क्रूटनी कमेटी में 20 बार पीटीआई को मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने की का हुक्मनामा जारी होता है। 4 जनवरी 2022 को हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई, और 2020 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को नामुकम्मल कहते हुए मुस्तरद कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिका 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखा, और फिर हमने देखा कि 8 वॉल्यूम अकबर एस बाबर को दे दिए गए। राय साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि उसके जो हिस्से थे वो मखसूस अंदाज में मीडिया पर उन्हें रिलीज़ किया गया, यानी जो है लीक किया गया। फिर पीटीआई ने दस्तावेज़ात में 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की गई, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया। तहरीक इंसाफ को जो फंडिंग आ रही है वो यूरोपीय ममालिक से है, मशरिक़ वस्ता से, अमेरिका, चाइना, कनाडा, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये फंड्स जो रिपोर्ट में लिखा गया है। अच्छा, अब स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा मज़ीद भी जो फंड्स हैं वो मौसूल हो रहे हैं, ये रिपोर्ट का हिस्सा था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 से 2013 में 8 अकाउंट्स ऐसे हैं जो छुपाए हैं, और 14 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो छुपाए। 11 अकाउंट से इजहार लातालगी का इजहार किया गया, और फिर 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज किया, और अब ऐलान किया गया है इसे सुना दिया जाएगा। राय साहब, ये एक टाइमलाइन है जो कुछ इसके साथ हुआ, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने यही देखा, आपने भी देखा
कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पर ये जो आखिरी मुलाकात हुई है 13 जमातों की इम्पोर्टेड हुकूमत के वफ्द की, इसने इस फैसले को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने सुनने वालों को बताना कि, और इस पे मैं सवाल भी आपके सामने रख दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर रोशनी डालें। क्या पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी? क्या इमरान खान पर गलत बयानी हल्फी देने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई होगी या इतलाक होगा? क्या फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे या फिर पार्टी को क्लीन चिट मिल जाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करता रहा है? सब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं। सेक्शन 215 का जिक्र भी इसके अंदर किया गया है, और ये जो मैंने आपके सामने सवाल रखे, क्या होगा और इसके सियासी जो असरात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम या कम अज़ कम जो मेजॉरिटी जो 20 हलकों में हमने देखा, इस फैसले को कभी भी कबूल नहीं करेगी। देखें हाशमी साहब, ये एक ग्रैंड फिक्स मैच है। अगर आप इसके डॉट्स कनेक्ट करें, मरियम नवाज को क्या इल्हाम हुआ था, मरियम नवाज को क्या ख्वाब आया था कि 7 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि अब हम इस किस्म के स्टेटमेंट्स देंगे, इस किस्म के बयानात देंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला हंगामी तौर पर सुनाएं। अगरचे इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है हाशमी साहब कि तहरीक इंसाफ का नहीं, बल्कि जो तीनों जमातें हैं जो सबसे ज्यादा बेज़ाब्तियां हैं, वो तो नून लीग का जो ममनुआ फंडिंग का रिकॉर्ड है उसके अंदर सबसे ज्यादा बेज़ाब्तियां हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेज़ाब्तियां हैं, और उन कैरेक्टर्स के नाम भी शामिल हैं जो अमेरिका से ममनुआ जराए से फंडिंग करते रहे पीपल्स पार्टी की। इसी तरह नून लीग के मुतल्लिक तो हाशमी साहब यहां तक एक क्लिप भी इस वक्त वायरल है कि किस तरीके से नून लीग के मुतल्लिक यह भी पता चला था कि ये तो ओबीएल से उसामा बिन लादेन से भी फंडिंग लेते रहे हैं। उसके बाद इनके 30 से ज्यादा अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन था कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का ये जो केस है इसका फैसला अलग करके ना सुनाया जाए, बल्कि ये जो तीनों केसेस हैं इनका फैसला सुनाया जाए। अब अगर आप कंपैरिजन करें, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ भी अब एक पुरानी जमात हो गई है, 25-26 साल हो गए हैं, और सबसे ज्यादा जो फंड्स इकट्ठे किए तहरीक इंसाफ ने किए। लेकिन हाशमी साहब, तहरीक इंसाफ ने जो फंड्स इकट्ठे किए उसके लिए जो भी मीटिंग्स हुई, जो डिनर्स हुए, जो कलेक्शन के लिए जिस किस्म की तकरीबात हुई, वो सब की सब ऑन रिकॉर्ड हैं। और पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि हम मुस्तकबिल में भी इसी तरीकाकार के तहत ही ये डोनेशंस लेंगे, ये कलेक्शंस जो हैं हम करेंगे। अब इसमें एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक इंतकामी कार्रवाई की है, क्योंकि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगा था। फिर आशमी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकातें हुई मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से, जिनको पॉइंट आउट किया इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद से हाशमी साहब 2 तरह से ये मैच फिक्स किया गया था। एक तरफ तो इन्होंने चीफ जस्टिस पर दबाव बढ़ाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, दूसरी जानिब फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्होंने एक कैंपेन चला दी कि हमजा शहबाज को अगर चीफ जस्टिस ने बरतरफ कर दिया है, माजूल कर दिया है, तो अब फौरन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सामने आना चाहिए, क्योंकि इनको पता था कि अब इमरान खान साहब को रोकना इनके बस में नहीं रहा। अब हाशमी साहब, ये जो केस का फैसला सुनाने की बात की गई, आप इसकी टाइमिंग देखें। एक तो शाम को ये अचानक अनाउंसमेंट कर दी जाती है, हालांकि इनको चाहिए ये था कि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक नोटिस जाता, बाकी फ्री कैन को नोटिस जाता। शाम के वक्त अचानक इन्होंने ऐलान इसलिए किया कि पीटीआई हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर कोई पटिशन ना लेके जा सके, और वो इस वजह से नहीं कि तहरीक इंसाफ का जो ये रिकॉर्ड है ये शफाफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई पार्टी नहीं है जितनी जुजियात के साथ तहरीक इंसाफ ने अपनी फंडिंग के मुतल्लिक तफसीलात फराम की हैं, और तहरीक इंसाफ का चूंकि सपोर्टर ओवरसीज पाकिस्तानीज में बहुत ज्यादा है,
इसलिए तहरीक इंसाफ को बड़े वसी पैमाने पर फंडिंग भी होती है, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनसे भी, और उसकी वजह इमरान खान साहब पर लोगों का एतमाद भी है। लोगों ने इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए भी फंड्स दिए। हम सबको पता है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के मुतल्लिक इंटरनेशनल लेवल पर यह ओपिनियन है कि पाकिस्तान में शौकत खानम हॉस्पिटल कायम होना एक मुआजिजा था, और उससे भी बड़ा मुआजिजा यह है कि यह अब तक कायम है। 30 अरब रुपए से भी ज्यादा हाशमी साहब इसका सालाना एक्सपेंस है, जो लोगों की ज़कात से पूरा हो रहा है, जो लोगों की फंडिंग से पूरा हो रहा है, क्योंकि लोगों को इमरान खान साहब पर और उनके इस प्रोजेक्ट पर एतमाद है कि इसके जरिए ये जो कैंसर के मरीज हैं, बच्चे हैं, उनका इलाज हो रहा है, ये एक सदका जारी है। उनको पता है कि इमरान खान साहब ये हमारे पैसे खा नहीं जाएंगे। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ का ये जो पूरा रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो इसमें मुकम्मल तौर पर शफाफियत है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल करना था, विक्टिमाइज करना था, टारगेट करना था, तो इस वजह से तहरीक इंसाफ चाहती ये होगी कि वो इस पर सुप्रीम कोर्ट जाए, फौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ को इसका मौका नहीं दिया गया। अब जो आपने सवाल किया कि ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला आता है उसके नताइज क्या हो सकते हैं, एक तो हाशमी साहब जाहिर है कि जो आपका इलेक्शन एक्ट है जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, अगर ये तहरीक इंसाफ का केस नहीं है, सबको पता है कि उनकी ये फंडिंग का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन अगर आपके ममनुआ फंडिंग का केस आपके खिलाफ साबित हो जाए तो एक तो आपका जो इंतखाबी निशान है ये आपसे लिया जा सकता है, दूसरा जो आपके अतियात हैं, यानी जो भी आपको फंडिंग हुई है, जो आपके अकाउंट्स हैं, उनको सीज किया जा सकता है, और वो अतियात फिर सरकार जो है वफाकी हुकूमत वो उनको जब्त कर सकती है। तीसरा ये कि अगर वो जमात जिसके ऊपर ममनुआ फंडिंग का केस है अगर वो साबित हो जाता है तो फिर वो मकामी हुकूमतों का हिस्सा हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो, जितनी भी उसकी मुद्दत रहती होगी तो फिर उसके अरकान माजूल हो जाएंगे। अब इसके नताइज इस किस्म के हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अहम बात यह हाशमी साहब कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से इमरान खान साहब की नाअहली नहीं हो सकती, तहरीक इंसाफ कलदम नहीं हो सकती। यानी कुछ लोगों को यह गलत फहमी है कि यह फैसला आएगा, जैसे कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक जिस किस्म की एकतरफा किस्म की बदनीयती भी दिखाई है और मुकम्मल तौर पर वो नून लीग का एक आलाकार बने हुए हैं, क्योंकि 7 दिन से ये कैंपेन चली। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑन बोर्ड लिया गया था कि हम इस तरह के स्टेटमेंट देंगे कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ममनुआ फंडिंग केस का, और उसके बाद आपने अचानक इसका ऐलान कर देना है। तो हाशमी साहब अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत जो ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को ले जाकर इसकी बुनियाद पर ये रेफरेंस दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। यानी आज खुद इलेक्शन कमीशन का फैसला कोई खास हैसियत नहीं रखेगा। असल में इसकी बुनियाद पर यह सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन इनके पास होंगे, वफाकी हुकूमत के पास। ये सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिर फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले से दबाव बढ़ाने के लिए हाशमी साहब, पहले से दबाव बढ़ाने के लिए इन्होंने चीफ जस्टिस पर हमले करवाए, फिर वजीर कानून और इसी तरह जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके जरिए जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर चीफ जस्टिस का घेराव करवाया, उनके ऊपर इल्जामात लगाए, और फिर कैमरों के सामने ये पूरी जो पीडीएम है ये फिर चीफ जस्टिस के सामने चढ़ दौड़ी, क्योंकि इनको पता था कि इलेक्शन कमीशन से हमने फैसला करवाना है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो फैसला फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले से जिन जज साहिबान ने ये फैसला सुनना है उनको पता हो कि ये फैसला अब जब हम सुन रहे हैं तो हमारा मुकाबला एक सिसिलियन माफिया से है जिसने पहले चीफ जस्टिस को धमकाया है, फौजी क़यादत को धमकाया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने साथ मिलाकर यह फैसला ले लिया है। तो वो पहले से दबाव में हो और ये जुर्रत ना कर सकें कि वो इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है इसको उड़ा सकें। लेकिन इसमें हाशमी साहब जितने भी आपके कानूनी माहिरीन हैं, जितने भी आपके आईनी माहिरीन हैं इस वक्त आजाद, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो 15 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत ये अपना रेफरेंस लेकर जाएगी
तो ये एक दिन के अंदर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। यानी ये इतना सिंपल केस है कि एक दिन के अंदर ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। दूसरा हाशमी साहब इसका पहलू ये है कि जो हमने सेक्शन पढ़े हैं ये सारे सेक्शन नून लीग पर और पीपल्स पार्टी के ऊपर एज इट इज लागू होते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई को इस तरह से हिट करेगा तो इसका मतलब यह है कि इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से, इससे भी ज्यादा मुअस्सर तरीके से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को हिट करेगा। और अगर तहरीक इंसाफ कलअदम होती है तो उससे ज्यादा शिद्दत के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी को कलअदम होना चाहिए। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी अगर ये एक साजिश के तहत, एक मैं सिर्फ लम्हे के लिए फर्ज करता हूं, वरना यह मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाए या इमरान खान साहब को नायल किया जाए। ये आज की तारीख में, इस दौर में यह मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इमरान खान को नायल करेंगे इस साजिश के तहत, अगर आप तहरीक इंसाफ को कलअदम करेंगे, तो फिर आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि आपने रियासत बचानी है या शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह का एक तरफा इकदाम करना है। क्योंकि हाशमी साहब, केपी में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की। जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसमें हुकूमत किसकी है? पीटीआई की और चौधरी परवेज लाई की। जो आपकी कौमी असम्बली है, सबसे ज्यादा नशिस्तें आपके जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग, इन दोनों की नशिस्तें मिला भी ली जाएं तो तब भी किसकी नशिस्तें सबसे ज्यादा हैं? पीटीआई की। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत है? पीटीआई की। कराची से यानी सिंध के शहरी इलाकों में किसने सीटें निकाली? पीटीआई की। तो बाकी तो ये सारी मकामी और लोकल जमातें हैं। नून लीग तो अब सेंट्रल पंजाब की जमात भी नहीं रही, जिस तरह से उसको ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी शिकस्त हुई है। सिंध में पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों की जमात नहीं है, सिर्फ अंदरूने सिंध तक महदूद है। तो क्या इतने बड़े लीडर को, इमरान खान साहब जैसे लीडर को, आप इस साजिश के जरिए इस तरह नायल कर सकते हैं? और अगर आप इमरान खान साहब को नायल करते हैं और तहरीक इंसाफ को कलअदम करते हैं, तो क्या आप उनके ये जो करोड़ों सपोर्टर्स हैं इनको उठा के बहिरा अरब में फेंक देंगे? इनको आप बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भिजवा देंगे? क्या ये इनका मुल्क नहीं है? इन्होंने भी यहां पर रहना है। और ये जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, एक तो पीटीआई के सपोर्टर और आम लोग भी हाशमी साहब, जो कि सियासत में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन वो आम लोग भी इस वक्त कायल हैं कि इमरान खान साहब मौजूदा सियासी लॉट में एक बहुत क्लियर चॉइस हैं। तो आप इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को इस तरह से इश्तिहाल नहीं दिला सकते, वरना इस रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ, इसी तरह जो आपके हालात हमने श्रीलंका में देखे, उस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएंगे। और ये सब कुछ कौन करवा रहा है? दो फैमिलीज, शरीफ खानदान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा था, फिर जरदारी साहब जिनका पूरी फैमिली के मुतल्लिक यह कहा जाता है कि इनके साथ, खास तौर पर आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला लिया जाए। ये इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस थी। तो फिर हाथ देखना पड़ता है कि हाथ भी आसिफ अली जरदारी ने चोरी कर लिया या नहीं कर लिया। तो ये अपनी इस वक्त मोरूसी सियासत को बचाने के लिए, अपनी करप्शन से लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए एक साजिश के जरिए रियासती इदारों के साथ मिलाकर, असल में इमरान खान साहब पर हमलावर नहीं है। ये जो करोड़ों पाकिस्तानी जिन्होंने इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को वोट दिए, ये उनकी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन इनफ इज इनफ। हाशमी साहब, ये फैसला कभी भी ये फैसला, इसको कोई कबूलियत नहीं मिल सकती। किसी भी फोरम से ये फैसला आ जाए, ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा और ये मुल्क के अंदर ऐसा इंतशार पैदा करेगा कि खुदा न खास्ता ये इस मुल्क की सलामती के लिए और इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन जाएगा। राय साहब, खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। अच्छा, ये इससे पहले ही खान साहब ऐलान कर चुके थे और अगर आप पिछले 2 हफ्तों के उनके बयान देखें तो इसमें तेज़ी आई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का, और जब से इम्पोर्टेड हुकूमत के कुछ लोग जाकर मिले तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आया। अब खान साहब ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें और मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्शन में धांधली का उनका सिस्टम बना हुआ है। ईवीएम मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब ईवीएम लाई गई थी तो आपको याद होगा
खान साहब ने बाकायदा जो उनकी टीम थी उन्होंने बताया कि किस तरह धांधली को रोका जा सकता है, और एक खुला चैलेंज दिया गया कि अगर कोई ईवीएम को साबित करना चाहे कि इसे हैक किया जा सकता है और या इसको नाकाम बनाने के लिए कोई अगर आकर चेक कर सके, तो उन्होंने खुला ही चैलेंज दिया। फिर हिंदुस्तान और ईरान में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम की भरपूर मुखालफत की। ऑब्वियसली खान साहब जो है वो हिंदुस्तान के और ईरान की एग्जाम्पल दे रहे थे। फिर उन्होंने 1970 का जिक्र किया। ये बहुत ही अहम इसलिए भी है कि 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए वो कंट्रोवर्शियल थे। 1970 के इलेक्शन में सब लोगों ने अपनी जो हार थी वो तस्लीम की, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम को निकाल कर राय साहब इस पूरे मरहले को जो है वो सबोताज किया है। अच्छा, अब खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी सिस्टम बनाने की कोशिश की मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। हमने बड़ी सतह पर पार्टी इलेक्शन कराए और मुश्किलात का सामना भी हुआ। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पार्टी आगे नहीं बढ़ती। अगर इदारा ना बने तो मेरिट नहीं होगा। अच्छा, खान साहब में आपने अगर नोट किया हो तो वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। ये नहीं होता कि वो गलतियों से सीखते हैं। और फिर पार्टी सिस्टम का भी उन्होंने हवाला दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टीज राय साहब थी जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा चोरी किया। म्यूजिकल चेयर लगी हुई थी, एक ख़ानदान के बाद दूसरी ख़ानदान की बारी आती है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। और दोनों जमातों का पैसा बनाने के अलावा कोई नज़रिया नहीं है, खान साहब ये भी उन्होंने कहा। और फिर 1988 का उन्होंने जिक्र किया कि एक दूसरे को बुरा भला ये दोनों जमातें 1988 से जो है वो कह रही हैं मिसाक जमहूरियत करती हैं, 10 साल मिलकर मुल्क को लूटे का जो तरीक़ाकार अपनाया गया। और अगर राय साहब अब देखा जाए तो अभी भी यही तरीक़ाकार अपनाया गया कि दोनों जमातें और अपने साथ जितनी भी दीगर जमातें थी उन्हें मिलकर अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठी हो गई। डॉलर की उन्होंने बात की, पेट्रोल की बात की। और फिर राय साहब एक ये जो सारी बातें हैं जिसका जिक्र खान साहब ये कर भी रहे हैं, आज पेट्रोल हमने रशिया से क्यों नहीं ख़रीदा, ये सवाल जो है वो पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है इन हुक्मरानों से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इतनी इस हुकूमत की साख इतनी नीचे गिर गई कि आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ा। आज आर्मी चीफ को अमेरिका फ़ोन करना पड़ा कि IMF से सिफारिश करके पैसे दिलाएं। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है, एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। राय साहब मैं चाहूँगा कि उस पर रोशनी डालें और इस सियासी मंजरनामे पर दोबारा इस मईशत को जिस नहज तक पहुँचा दिया, कुछ लोगों का किरदार मौजूद है। देखें हाशमी साहब, इसी तकरीर के दौरान इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि इस वक्त मुल्क की जो तबाही हुई है, इस वक्त जो डॉलर 250 रुपये से ऊपर गया है, जो आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, जो बिजली के बिल्स की वजह से लोगों की चीखें निकली हैं, उसके बावजूद जो आलमी मालियाती इदारे हैं जिन्होंने जिस तरीके से आपकी मईशत के आउटलुक को माइनस कर दिया है, मनफी कर दिया है, तो खान साहब के अल्फाज ये थे कि ये जो तबाही हुई है ये एक साजिश की वजह से हुई है, और जो साजिश रोक सकते थे उन्होंने साजिश नहीं रोकी। किनकी जानिब इशारा है? खान साहब का इशारा आसान अल्फाज में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब है, फौजी क़यादत की जानिब है। और खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की तबाही हुई है, जो अवाम को कुचला गया है, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर और उन किरदारों पर भी आयद होती है जिन्होंने इस साजिश को नहीं रोका, इसके बावजूद कि उनके पास ये अख्तियार था और ये ताकत थी कि वो इस साजिश को रोकते। दूसरा हाशमी साहब, आप जरा कंपैरिजन कर लें, यानी अगर आप आदादो शुमार का जायजा ले लें तो अब हमारे जो रियासती इदारे हैं उनके पास, ये नून लीग के जो बड़े बड़े अफलातून इन्होंने हायर किए हैं उनके पास, किसी के पास जब आप ये आदादो शुमार का जायजा लेते हैं कोई लॉजिक नहीं रह गई, कोई दलील नहीं रह गई, कोई मंतक नहीं रह गई कि इमरान खान साहब की हुकूमत, साबित हो गया कि मौजूदा 3-4 माह में जो शहबाज शरीफ ने मुल्क का दिवालिया निकाला है इससे 100 गुना ज्यादा अच्छी थी। एक तो इमरान खान साहब का पर्सनल करैक्टर, उनकी ऑनेस्टी के हवाले से, उनकी एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के हवाले से, वो तो एक अलग चीज, उसके ऊपर हम कभी फिर बहस करेंगे। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, वो भी साबित हो गया। और अब रियासती इदारे भी ये रियलाइज कर रहे हैं हाशमी साहब, क्योंकि जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो उसके मुतल्लिक ये कहा गया है कि ये कोई अच्छे माहौल में मुलाकात नहीं हुई। और फिर हाशमी साहब ये भी खबर आई
कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मिन्नत की, तरले किए, उनसे रिक्वेस्ट की कि IMF का जो लोन हमने लेना है, जो एक किस्त लेनी है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की, इसके लिए आप फोन करें अमेरिकी नायब वजीर खारजा को। यानी शहबाज शरीफ को पता है कि उनके अपने हाथ चोरी से रंगे हुए हैं, उनके ऊपर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, UAE एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, चाइना एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यह खबर आई है कि जनाब बाजवा को यह कहा शहबाज शरीफ ने, हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं होता, हम नहीं मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकते, तो अब आप अपना कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। जो कि बाद में फिर चीनी सफीर के साथ भी मुलाकात हुई। फिर चूंकि मिडल ईस्ट में, मशरक़ वुस्ता में हमारी अफवाज का एक खास वजह से असर रसूख है कि वो वहाँ की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। फिर मशरक़ वुस्ता के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी असलहे के खरीदार हैं, और एक वक्त तक तो सऊदी अरब पाकिस्तान के असलहे का एक बहुत बड़ा खरीदार भी रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में आप देखें कि कितनी अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन है GHQ के लिए कि अब उसको अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी मुल्क का दिफा करने के हवाले से, उससे भी हटकर इस तरह से मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं। अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा को कॉल करते हुए, यकीनन ये कोई आसान कॉल नहीं होगी जनाब बाजवा के लिए, जिस तरह से उनको कॉल करनी पड़ी। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें अब कहा यह जा रहा है और वाइब्स ये आ रही हैं ताकतवर हलकों की जानिब से कि अब वो शहबाज शरीफ के मामले पर मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब ये जो गवर्नमेंट है, ये किसी भी सूरत मुल्की मईशत को आगे ले जाने के काबिल नहीं है। इस वजह से अब वो अक्टूबर में जनाब बाजवा की रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन नून लीग अब जनाब बाजवा को धमका रही है। मियां नवाज शरीफ के स्टेटमेंट आ रहे हैं, मरियम नवाज का स्टेटमेंट आ रहा है। अभी ये जो PDM का इजलास होना था, ये 1 दिन के लिए मुलतवी हुआ है। इस इजलास को बुलाने का मकसद भी ये था, खास तौर पर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग केस का मामला है। तो ये तमाम जो इकदामात किए गए हैं PDM की जानिब से, ये असल में रियासती इदारों के सरबराहान, रियासती इदारों को धमकाने के लिए किए गए हैं कि हम अदरवाइज तो इमरान खान का सियासी रास्ता नहीं रोक सकते, तो आप खुलकर सामने आए, इमरान खान का रास्ता रोकें, वरना फिर हम आपको धमकाएंगे भी, आपके राज भी खोलेंगे, और फिर आपको हमारी सिसिलियन माफिया की जो पावर है, इसका सामना भी करना पड़ेगा। राज साहब, आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता और कोर कमांडर कोयटा समेत अहम शख्सियात इसमें सवार थी, और ये ओथल से कराची जाते हुए पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है ये लापता हुआ है। जो आपकी फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ थी, इसका मुआयना भी कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो है वो शरीक भी हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और यकीनन इसकी वजह जो है वो जानने की कोशिश की जा रही होगी। इसमें जो शख्सियात मौजूद थी, राय साहब कुछ उस हवाले से हमें बताएं, और इस फ्लाइट के हवाले से बताएं कि असल में क्या हुआ है और अब तक की क्या इतलात है। देखें आशिफ साहब, कोयटा से इस हेलीकॉप्टर ने फ्लाई किया, कराची इसकी डेस्टिनेशन थी। अब कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज इसमें सवार थे, और जनरल सरफराज जो हैं ये इससे पहले DG MI रह चुके हैं, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं, इसके अलावा ये IGFC भी रह चुके हैं। तो ये एक बहुत ही आप कह लें कि अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि कोई भी हादसा हो तो वो अफसोसनाक ही होता है, लेकिन इस लेवल पर जब इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश हों तो फिर बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स होते हैं, उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का एक निज़ाम होता है, उसके मुतल्लिक आम तौर पर यह तासुर होता है कि वो बड़ा मौसर है और बड़ा महफूज किस्म का है। तो इसकी तो जाहिर है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी भी होगी, लेकिन यहाँ पर हाशमी साहब, ये जो लोग सवार थे, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी सदर्न कमांड की जो पूरी क्रीम थी, यानी एक तो आपके जनरल सरफराज इसके अंदर सवार थे, फिर जो आपके DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद वो भी इसमें सवार थे, ब्रिगेडियर खालिद मौजूद थे,
फिर मेजर सईद जो कि पायलट थे, इसी तरह मेजर तलहा वो भी पायलट थे, और इसी तरह नायक मुदस्सर साहब। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए सानिया है, पाकिस्तान की फौज के लिए भी सानिया है, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है। लेकिन अब इसमें जो असल फैक्टर है वो ये है कि इस हादसे की या जिस भी वजह से ये क्रैश हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये तहकीकात फिर मंजर आम पर भी आनी चाहिए ताकि इस किस्म के हादसात से भी बचा जा सके। और अदरवाइज भी इसकी अगर कोई और रीज़न भी है तो वो रीज़न भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल किस्म का जो हादसा है ये ओवरऑल कौमों का और इदारों का जो मोरल है उसको भी डाउन करता है। आप ये कह लें कि बहुत ही बोझल दिल के साथ इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है उसने इस खबर को सुना है। बहुत शुक्रिया राय साहब, पूरी कौम की दुआ है। और ऑब्वियसली जो भी वजूहात बनी इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। पाक आर्मी हर लम्हे जो है वो सरहदों की हिफाजत भी कर रही है और रिलीफ एक्टिविटीज़ के अंदर भी अपना किरदार अदा कर रही है। जहाँ जहाँ भी सैलाब की सिचुएशन है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इस मुल्क और कौम के लिए दी जा रही है। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।